नमस्कार डॉक्टर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे संसर्जन कर्म के बारे में। संसर्जन कर्म क्या होता है? ये एक डाइट चार्ट होता है जो हमें अपने पेशेंट को वमन या विरेचन थेरेपी के बाद फॉलो करवाना होता है। देखिए, वमन और विरेचन के बाद पेशेंट की बॉडी वीक हो जाती है और उसकी अग्नि भी काफ़ी मंद हो जाती है कि वो नॉर्मल डाइट को पचा नहीं पाता। और अगर हम उसे संसर्जन कर्म ना फॉलो करवाएं और नॉर्मल डाइट डायरेक्टली खाने के लिए दे दें तो पेशेंट उसको पचा नहीं पाएगा और उसमें आम और अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स जैसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो संसर्जन कर्म में इसीलिए हम पेशेंट को कुछ ऐसा डाइट चार्ट बना के देते हैं जिसमें सबसे पहले उसको लिक्विड डाइट लेना होता है एंड धीरे धीरे उस लिक्विड डाइट में हम सॉलिड कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं ताकि पेशेंट की अग्नि धीरे धीरे मंद से तीव्र हो जाए और लास्ट में उसको नॉर्मल डाइट एडवाइस करते हैं जिससे वो आराम से उस नॉर्मल डाइट को पचा सके। तो दोस्तों, ये एक ऐसा डाइट चार्ट होता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पर डे उस इंग्रेडिएंट को कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर में कुक करना है ये सब हम आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको कुछ और बातें विरेचन के रिलेटेड भी बताएंगे और इसी क्लास में हम आपको वमन थेरेपी के बारे में भी डिटेल में बताएंगे। इंग्रेडिएंट्स ऑफ संसर्जन कर्म। आचार्य चरक ने 12 आहार वर्ग बताए हैं और उन आहार वर्गों में कृतन्न वर्ग एक ऐसा आहार वर्ग है विच कंटेन्स अ क्लास ऑफ कुक्ड फूड। इसमें कई प्रिपरेशंस हैं जैसे कि पेया, विलेपी, यूश, मांस रस, जो हम संसर्जन कर्म के दौरान अपने पेशेंट को फॉलो करवाते हैं। अब देखिए, पेया का कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। पेया मीन्स जब हम राइस को 14 गुना पानी में कुक करें, उस प्रिपरेशन को पेया कहते हैं। एंड ये लिक्विड होती है, इसमें सॉलिड फूड बहुत कम रहता है। विलेपी विलेपी मीन्स व्हेन द राइस इज कुक्ड विथ 4 टाइम्स ऑफ वाटर। राइस में 4 गुना पानी डलता है एंड इसीलिए इसमें जो सॉलिड कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है, लिक्विड कंटेंट कम रहता है। यूश यूश मीन्स सिम्बी धान्य, मीन्स जो पल्सेस होती हैं जैसे कि ग्रीन ग्राम, हॉर्स ग्राम, इनके सूप को हम यूश कहते हैं। यूश में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, कृत यूश, अकृत यूश। अकृत मीन्स जो सिंपल होता है जिसमें स्पाइसेस ऐड नहीं होते। कृत यूश मीन्स व्हेन दिस पल्सेस सूप इज फ्लेवर्ड विद सॉल्ट, स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, जिंजर पेपर एंड घी। ओके, ऐसे ही कृत अकृत मांस रस भी होता है। मांस रस मीन्स व्हेन जो मीट होता है उसको हम सूप की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। मीट सूप को हम मांस रस कहते हैं। मतलब मीट को सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर में हम कुक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मांस रस। और ये भी कृत अकृत होता है, या तो हम उसको स्पाइसी कर सकते हैं, फ्लेवर्ड विद स्पाइसेस, एंड या फिर उसको सिंपली पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अन्नकाल। अन्नकाल मीन्स टाइम ऑफ टेकिंग फूड। इस डाइट प्रोटोकॉल को जब हम पेशेंट को फॉलो करवाते हैं तो उसमें 2 ही अन्नकाल मेंशन किए जाते हैं। मतलब जो एक अन्नकाल उसका हो गया ब्रेकफास्ट के टाइम, ठीक है, एंड सेकंड अन्नकाल हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिनर। 2 बार पूरे दिन में पेशेंट फूड इनटेक कर सकता है, ठीक है। 2 अन्नकाल मेंशन किए जाते हैं। जिस दिन जिस दिन क्लिनजिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है उसी दिन डे में जैसे क्लिनजिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उस दिन इवनिंग में हम संसर्जन कर्म स्टार्ट कर देते हैं एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अन्नकाल, ठीक है। मतलब जिस दिन हमने वमन या विरेचन करवाया पेशेंट को, उसी दिन शाम को हम उसे संसर्जन कर्म फॉलो करवाएंगे एंड उस दिन शाम को पहला अन्नकाल काउंट होगा एंड नंबर ऑफ अन्नकाल डिपेंड ऑन द क्लिनजिंग ऑफ द पेशेंट। मीन्स प्रवर शुद्धि में पेशेंट को हम 12 अन्नकाल मेंशन करते हैं फॉर फूड इनटेक एंड मध्यम शुद्धि में 8 अन्नकाल रहते हैं। मिनिमम शुद्धि में मतलब अवर शुद्धि में 3 अन्नकाल रहते हैं। प्रवर शुद्धि में 12 अन्नकाल होते हैं एंड 7 दिन तक यानी कि 7 डेज तक पेशेंट को ये डाइट रेजिमेंट फॉलो अप करवाया जाता है। इसमें एक एक मील
3 अन्न काल तक पेशेंट को दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेया है जो हम फर्स्ट डे में देते हैं, फर्स्ट डे इवनिंग में, जिसको हम पहला अन्न काल मानते हैं, तो पेया फर्स्ट डे इवनिंग, सेकंड डे मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो इस प्रकार से 3 अन्न काल तक पेया दी जाती है। उसी तरह से विलेपी थर्ड डे मॉर्निंग, इवनिंग एंड फोर्थ डे मॉर्निंग, 3 अन्न काल तक दी जाती है। इसी तरह से जो सारी फूड प्रिपरेशंस हैं, यूश, मांस रस, ये भी 3-3 अन्न काल तक दिए जाते हैं। और इस तरह से पेया, विलेपी, यूश एंड मांस रस 6 दिन तक, एंड 7th डे पेशेंट को डिनर टाइम नॉर्मल डाइट खाने के लिए हम एडवाइस कर देते हैं। उसी तरह से जो मॉडरेट यानी कि मध्यम शुद्धि होती है, उसमें पेशेंट को एक एक मील 2 अन्न काल तक सर्व करी जाती है। दोस्तों इसमें आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। देखिए, दिन में 2 अन्न काल माने हैं हमने इस डाइट रेजिमेंट को फॉलो करने के लिए, सुबह और शाम। और अगर प्रवर शुद्धि की बात करी जाए तो उसमें 12 अन्न काल हैं और एक एक फूड आइटम हम 3-3 अन्न काल तक पेशेंट को देते हैं। 3 अन्न काल का ये मतलब नहीं है कि दिन में 3 बार, इट मीन्स कि सुबह, शाम एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, इस तरह से 3 अन्न काल हुए। और उसी प्रकार मध्यम शुद्धि में हम पेशेंट को एक एक मील 2 अन्न काल तक सर्व करते हैं। पहले दिन इवनिंग में पेया एंड अगले दिन मॉर्निंग में पेया, 2 अन्न काल हो गए। एंड देन विलेपी ऑन सेकेंड डे इवनिंग एंड थर्ड डे मॉर्निंग। इस तरह से 5 दिन तक ये डाइट रेजिमेंट 8 अन्न काल में कंप्लीट किया जाता है। और 5वें दिन डिनर के टाइम पेशेंट को नॉर्मल डाइट हम अलाउ कर देते हैं। और इसी प्रकार जो अवर शुद्धि होती है उसमें एक एक मील हम पेशेंट को 1 अन्न काल तक सर्व करते हैं। मतलब टोटल 4 अन्न काल हो गए जो 3 दिन तक चलते हैं। एंड थर्ड डे डिनर टाइम में नॉर्मल डाइट। लिमिटेशंस क्या है संसर्जन कर्म की? देखिए, जो वस्ती और नसें हैं ये भी वमन विरेचन की जैसे ही शोधन कर्म में माने जाते हैं, लेकिन संसर्जन कर्म इज इंडिकेटेड ओनली आफ्टर थेराप्यूटिक वमन एंड विरेचन। इट इज़ नॉट इंडिकेटेड आफ्टर वस्ती प्रोसीजर और नस्य प्रोसीजर। ठीक है, सिर्फ 2 शोधन कर्म वमन और विरेचन के बाद संसर्जन कर्म फॉलो करवाना चाहिए पेशेंट को, और शोधन कर्म के बाद इसको फॉलो करवाने की ज़रूरत नहीं है। परिहार विषय, ये सारे परिहार विषय का मतलब होता है ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं, ऑल द प्रिकॉशंस दैट द पेशेंट हैज़ टू टेक। एंड हमें अपने पेशेंट को ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीजर जो हम उसको प्रिकॉशन लेने के लिए एडवाइस करते हैं, उसको समझाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परिहार विषय। प्रिकॉशंस दैट द पेशेंट हैज़ टू फॉलो बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। इसके बाद आता है परिहार काल। परिहार काल जो डाइट एंड लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस हमें फॉलो करनी होती हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर। अब आचार्य चरक ने कहा है कि जितने दिन आप पंचकर्मा प्रोसीजर पेशेंट को देंगे उससे डबल दिन तक आपको परिहार काल फॉलो करवाना होगा उससे। यानी कि अगर 16 दिन तक क्लिनजिंग प्रोसीजर चलता है टोटल, तो 32 दिन तक परिहार काल चलेगा। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 1 महीने का परिहार काल पेशेंट को फॉलो करवाने के लिए एडवाइस किया है। और दूसरा ये भी बताया है कि 1 महीने में अगर पेशेंट मेंटली एंड फिज़िकली फिट नहीं रहता, उसको और ज़्यादा ज़रूरत है परिहार काल फॉलो करने की, तो आप उसे टिल ही अचीव्स मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस ही कैन फॉलो परिहार काल फॉर मोर देन 1 मंथ। एंड नेक्स्ट इज़ प्रिकॉशंस जो परिहार काल में बताए गए हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ चरक सिद्धि 1 में श्लोक 54-55। फर्स्ट इज़ अत्यासना, सिटिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको अपने पेशेंट को परिहार काल में फॉलो करवाने होंगे। अत्यासना, सिटिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अति स्थानम, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अति वचा, एक्सेसिव टॉक, इंक्रीज वाता दोषा। यान मतलब कि ट्रैवलिंग, इससे भी वात दोष प्रकोपित होता है। दिवा स्वप्न, डे टाइम स्लीपिंग। मैथुन, सेक्सुअल इंडल्जेंस। वेग अवरोध, सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस। शीत उपचार, इंडल्जेंस ऑफ कोल्ड थिंग्स, जैसे कि अवॉइड कोल्ड वाटर, कोल्ड स्पेस एक्सेट्रा।
and cold place, etc. आतप, avoid too much of sunlight. शोक, stress. You can give good counseling to your patient so that he can avoid stress. Anger, अकाल भोजनम, अनटाइमली फूड, मतलब जो डाइट है आपने बिना किसी टाइम पे किसी भी समय ले ली, वो चीज़ अवॉइड करनी है. टेक डाइट एट राइट टाइम. अहित भोजनम, अहित आहार नहीं करना. ठीक है. और अगर ये प्रिकॉशंस हम अपने पेशेंट को फॉलो नहीं करवाते या वो फॉलो नहीं करता तो उसकी अग्नि मंद हो जाती है एंड वायु दोष प्रकोपित हो जाता है. इसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ विरेचन द्रव्य जो आप अपने प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं. देखिए, जो यव है ये पूरी जलम श्रेष्ठम बताया गया है. ठीक है. स्टूल इवैक्यूएट करने में ये श्रेष्ठ है. तीव्रित, ये सुख विरेचन के लिए श्रेष्ठ है. अमलतास, मृदु विरेचन के लिए श्रेष्ठ है. स्नुही, तीक्ष्ण विरेचन के लिए श्रेष्ठ है. एंड अमलवेतस, ये भेदन अनुलोमन में श्रेष्ठ है. एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, उन्होंने कुछ हर्ब्स बताए हैं और उनके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स बताए हैं जो हम विरेचन थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं एंड सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर विरेचन थेरेपी. जैसे कि श्यामा त्रिवृत, इसका मूल यूज़ करना है यानी कि रूट्स. तिलवक, इसकी त्वचा. एरंड, इसका तेल यूज़ करना होता है. कैस्टर ऑयल मैंने आपको बताया था इन स्निग्ध विरेचन. हरितकी, इसका फ्रूट यूज़ किया जाता है. स्निग्ध विरेचन में इसको कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करके हरितकी फ्रूट के पाउडर को दे सकते हैं. स्नूही, इसका दूध यूज़ किया जाता है. कारवेलक, इसका स्वरस यूज़ किया जाता है. इसके बाद आते हैं मूलिनी द्रव्य. मूलिनी मतलब कि जिसका मूल यूज़ होता है. इसमें आता है त्रिवृत, सप्तला, शंखिनी, दंती, द्रवंती. एंड नेक्स्ट इज फलिनी द्रव्य, विडंग, आरगवद, अभ्या. ठीक है. और लवण में हम सैंदम लवण का प्रयोग कर सकते हैं. शीर में स्नूही शीर एंड अर्क शीर का प्रयोग कर सकते हैं. विरेचन द्रव्य फॉर पक्वाशयगत दोष, त्रिवृत, त्रिफला, वचा, पीलू, आरगवद. फॉर भेदनीय हम कौन सा द्रव्य यूज़ करते हैं? चित्रक, लांगली, अर्क. एंड विरेचनोपक द्रव्य दैट हेल्प्स इन विरेचन, दीज आर द्राक्षा, गंभारी, आमलकी, फालसा, पीलू, अभ्या, विभितक. तो ये द्रव्य हम सिलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को देने के लिए फॉर विरेचन. दोस्तों, विरेचन कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार का विरेचन किस पेशेंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है, उसमें क्या हर्ब्स होते हैं या फिर क्या क्लासिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं जो आप अपने पेशेंट पर प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं. मृदु विरेचन. मृदु विरेचन उन पेशेंट्स के लिए सिलेक्ट किया जाता है जिनका कोष्ठ मृदु होता है, वेरी सेंसिटिव स्टमक, माइल्ड स्ट्रेंथ और अल्प दोष होते हैं. और उस केस में भी मृदु विरेचन हम सिलेक्ट करते हैं जब पेशेंट के कोष्ठ के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है. इसमें हम जो द्रव्य देते हैं वो मृदु होते हैं एंड लो डोज में देते हैं. जैसे कि जो हर्ब्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो है द्राक्षा, कैस्टर ऑयल, मिल्क, कईयों को मिल्क से भी परगेशन हो जाती है, वार्म वाटर, जैगरी, इक्षु रस, एक्सेट्रा. ये सब द्रव्य हम मृदु विरेचन के लिए प्रयोग कर सकते हैं. अगर क्लासिकल एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो सर्पी यानी कि घृत, काशमर्या, त्रिफला, पीलू, इसबगोल, सेना, त्रिफला कषाय, ये सब हम यूज़ करवा सकते हैं अपने पेशेंट को. क्लासिकल फॉर्मुलेशंस में क्या आ जाता है? गंधर्व हस्तादि एरंड तेलम, वेरी कॉमन क्लासिकल फॉर्मेशन जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है. हमने खुद भी कई बार अपने पेशेंट पर प्रयोग करवाई है. सेकंड इज निम्बी, अमृतादि, एरंड तैलम. और इसके बाद आ जाता है आरगवद, अरिष्टम. ये जो फॉर्मुलेशंस होती हैं ये बहुत ही माइल्ड डोज में हम अपने पेशेंट पर प्रयोग करवाते हैं. माइल्ड डोज जैसे कि 5 to 10 ml, इससे ज़्यादा नहीं. और इसके अलावा अभ्यारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, ये 20 to 25 ml में विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर में प्रयोग करवाते हैं. सेकेंड इज मध्यम विरेचन. मध्यम विरेचन उन रोगियों में प्रयोग करवाया जाता है जिनका कोष्ठ मध्यम होता है, जिनका बल मध्यम होता है
और डिजीज़ की स्ट्रेंथ या दोष भी मध्यम क्वांटिटी में होते हैं। इसमें जो हर्ब्स सेलेक्ट करते हैं वो है त्रिवृत, कटुकी, आरगवद, अविपत्तिकर चूर्ण, त्रिवृत अवलेह, मणिभद्र गुल्म एंड इसके अलावा गंधर्व हस्त आदि एरंड तैलम ये भी मध्यम में प्रयोग करवा सकते हैं। और गंधर्व हस्त आदि तैलम हमने आपको पहले मृदु विरेचन में भी बताया, बस डोज का फ़र्क है, मध्यम में इसकी डोज थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। निम्बी अमृता आदि एरंड तैलम कैस्टर ऑयल। और अगर आप स्निग्ध विरेचन अपने पेशेंट को करवाना चाहते हैं तो आप उनको गंधर्व हस्त आदि एरंड तैलम 20 ml की डोज में दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तीक्ष्ण विरेचन। तीक्ष्ण विरेचन जैसा कि आचार्य षडंतर ने बताया है, ये हम उन पेशेंट्स के लिए सिलेक्ट करते हैं जिनका कोष्ठ क्रूर है, और जबकि आचार्य चरक ने तीक्ष्ण विरेचन स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए रिकमेंड किया है जिसमें दोषों की बहुलता है और जिसका डिजीज़ क्रॉनिक है। जो ड्रग्स हम तीक्ष्ण विरेचन के लिए प्रयोग करवाते हैं वो हैं जायफल बीज, अर्क शीर, स्नूही शरीर, कटुकी। फॉर्मुलेशन जो मार्केट में अवेलेबल है फॉर तीक्ष्ण विरेचन वो है इच्छाभिधि रस, नारायण चूर्ण, अभ्यादि मोदक, मणिभद्र गुड़। अब विरेचन द्रव्य जो है उनके नेचर के अकॉर्डिंग विरेचन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विरेचन 2 प्रकार के होते हैं, स्निग्ध विरेचन एंड रूक्ष विरेचन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ विरेचन द्रव्य। अब स्निग्ध विरेचन में कौन से द्रव्य यूज़ होते हैं? इसमें हम यूज़ करवाते हैं एरंड, तिलवक, आरगवद। स्निग्ध विरेचन हम क्यों करवाते हैं? जब वायु दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो और रूक्ष शरीर हो रोगी का। बट अगर इंटरनल ओलिएशन के बाद पेशेंट का जो दोष उत्क्लेश की अवस्था है उस केस में स्निग्ध विरेचन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और इसकी जो क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं वो है गंधर्व हस्त आदि एरंड तैल, निम्ब अमृत आदि एरंड तैल, तिलवक घृतम, स्नूही घृतम, त्रिवृत अवलेहम। एंड सेकेंड इज रूक्ष्म विरेचन। रूक्ष्म विरेचन हम तब यूज़ करवाते हैं जब इंटरनल ओलिएशन मतलब स्नेह पीने के बाद दोष उत्क्लेश की अवस्था हो। और इसमें जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन है वो है इच्छाभेदी रस, अश्व कंचुकी रस, ये सब आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। मणिभद्र गुड़, अभ्यादि मोदक, त्रिफला कषाय, नारायण चूर्ण। टाइप्स ऑफ विरेचन अकॉर्डिंग टू द सीजन। इसमें आ जाता है अनुलोमन, स्रंसन, भेदन और रेचन। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे कि अनुलोमन विरेचन क्या होता है, स्रंसन विरेचन द्रव्य कैसे काम करते हैं, भेदन कैसे काम करते हैं एंड रेचन द्रव्य कैसे काम करते हैं। देखिए, जब हम ऐसे द्रव्यों से विरेचन करवाते हैं जो हमारा फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसको मल में कन्वर्ट करते हैं और फिर मल को सही डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाकर शरीर से बाहर निकालते हैं, ऐसे विरेचन द्रव्यों से विरेचन जब हम करवाते हैं तो उसे हम अनुलोमन विरेचन कहते हैं। इसमें आ जाता है हरितकी, हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगु वचादि चूर्ण, षडधरण चूर्ण। ये आम का पाचन करते हैं और अनुलोमन भी करते हैं। आचार्य डल्हन ने अनुलोमन को वात और कफ का शमन करने हेतु बताया है कि ये शरीर से शोधन करने हेतु बताया है कि अनुलोमन कॉजेस एक्सपल्शन ऑफ वाता एंड कफा दोषा फ्रॉम द बॉडी। और स्रंसन द्रव्य क्या होते हैं? ऐसे विरेचन द्रव्य जो सेमी सॉलिड फूड को या फिर स्टिकी स्टूल को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरगवद इन केस ऑफ ज्वर चिकित्सा, ये पित्त को और कफ को जो पक्वाशय में रहता है दोष उसको बाहर एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। और तीसरा है भेदन। भेदन मतलब कि जब बहुत ही हार्ड स्टूल पिंड फॉर्म में हमारे इंटेस्टाइन में पड़ा हो उसको तोड़कर ब्रेक डाउन कर स्प्लिट कर बाहर निकालना, ऐसा द्रव्य जब ये काम करते हैं, तोड़कर बाहर निकालते हैं उस स्टूल को, तो उसे भेदन विरेचन द्रव्य कहते हैं और उस विरेचन को भेदन विरेचन कहते हैं। ये एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि कटुकी, श्यामा त्रिवृत, अर्क, अग्निमुखी, दंती चित्रक। रेचन द्रव्य क्या करते हैं? जब द्रव्य डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड, पक्व अपक्व दोनों मल को बाहर निकालते हैं शरीर से, ऐसे जो द्रव्य होते हैं उनको रेचन बोलते हैं और इस प्रोसेस को रेचन
टाइप में लिया जाता है विरेचन के, और इसका एग्जाम्पल है त्रिवृत। अब टाइप्स ऑफ विरेचन अकॉर्डिंग टू दोष मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। जो अनुलोमन होता है वो फूड को डाइजेस्ट करता है, मल में कन्वर्ट करता है एंड नीचे के डायरेक्शन में धकेल के बाहर निकालता है। स्रंसन जो होता है वो सेमी सॉलिड फूड को, स्टिकी स्टूल को बाहर निकालता है। भेदन जो होता है वो स्टूल को तोड़कर स्प्रेड डाउन करके बाहर निकालता है। रेचन जो होता है वो डाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड, पक्व अपक्व मल दोनों को बाहर निकालता है। टाइप्स ऑफ विरेचन अकॉर्डिंग टू दोष आ जाता है वाता। यदि आपके मरीज़ में जो व्याधि है उसमें वात दोष बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रकोपित है तो आपको कौन से द्रव्य यूज़ करने चाहिए? त्रिवृत, उसमें सेंधव मिलाना है, शुंठी चूर्ण मिलाना है और इस मिक्सचर को, पाउडर को कांजी या मांस रस के साथ देना है। सेकंड इज़ पित्त, पित्त में त्रिवृत चूर्ण और द्राक्षा क्वाथ मिक्स करके देना है। थर्ड इज़ कफम, कफा में त्रिफला क्वाथ, गोमूत्र और त्रिकटु मिक्स करके देना है। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ विरेचन इन पक्षाघात। पक्षाघात में विरेचन का प्रयोग क्यों करवाते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक रीज़न है। देखिए दोस्तों, पक्षाघात में प्राणवायु की तुष्टि होती है एंड प्राणवायु के अनुलोमन हेतु हम विरेचन का प्रयोग करवाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि इसमें वायु की तुष्टि होती है तो विरेचन से पहले हम पेशेंट का पूर्व कर्म यानी कि स्नेहन और स्वेदन भी करवाते हैं। एंड अनदर पॉइंट इज पक्षाघात में सिरा और कंडरा की भी तुष्टि होती है और सिरा और कंडरा रक्त के उपधातु होते हैं और इसीलिए जब हम रक्त का ट्रीटमेंट करते हैं तो सिरा और कंडरा विल ऑल्सो गेट ट्रीटेड। तो रक्त के ट्रीटमेंट करने हेतु हमारा ये लॉजिक है कि हम पित्त का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि रक्त और पित्त आश्रय आश्रय भाव हैं। पित्त का ट्रीटमेंट करेंगे तो रक्त का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि रक्त का ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हम रक्त मोक्षण करवाएंगे तो पक्षाघात में ऑलरेडी जो वायु प्रकोपित है वो रक्त मोक्षण से और ज़्यादा प्रकोपित हो जाएगी। इसीलिए पित्त का ट्रीटमेंट करने हेतु हम विरेचन को सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ रोल ऑफ विरेचन इन तमक श्वास। देखिए दोस्तों, विरेचन जो है वो तमक श्वास में मेन ट्रीटमेंट के फॉर्म में लिया जाता है, क्योंकि तमक श्वास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, ब्रोंकियल एस्थमा जिसे हम कहते हैं, विरेचन थेरेपी से हमारे जीआई ट्रैक में जो दोष होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड विरेचन इज़ कंसिडर्ड सेफर देन डूइंग वमन इन ब्रोंकियल एस्थमा। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रोंकियल एस्थमा यानी कि तमक श्वास में दोषों की कंडीशन, जो डायरेक्शन होती है दोषों की, वो अपवर्ड डायरेक्शन होती है और वमन भी दोषों को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाकर एक्सपेल आउट करता है हमारी बॉडी से। तो ऐसे केस में जो दोष ऑलरेडी अपवर्ड डायरेक्शन में है, वमन से हम उसे और ज़्यादा उत्क्लेद कर देंगे ऊपर की ओर, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम आने लगेगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में, ब्रेथलेसनेस उसकी इंक्रीज हो जाएगी। सो विरेचन इज कंसिडर्ड सेफर देन वमन थेरेपी इन केस ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोषों को लिक्विफाई करने के लिए, लूज़ करने के लिए हम पेशेंट का पहले स्नेहन और फिर स्वेदन करवाते हैं एंड देन उसको विरेचन करवाते हैं। विरेचन से क्या होता है, इसका एक और लॉजिक है ब्रोंकियल एस्थमा में विरेचन को चूज़ करने का। वो ये है कि जो मेन दोष होता है तमक श्वास में वो कफ है और कफ का जो प्लेस है, ओरिजिन प्लेस है, दैट इज़ अमाशय। हमारे स्टमक के अपर पार्ट में कफ दोष रहता है एंड लोअर पार्ट में पित्त दोष रहता है। एंड व्हेन वी गिव विरेचन थेरेपी टू आवर पेशेंट, ये दोनों दोष वन बाय वन बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। पहले कफा दोष रिमूव होता है, फिर पित्त दोष रिमूव होता है। इस तरह से जो डिजीज़ की पैथोजेनेसिस है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, चैनल्स में से ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हो जाती है एंड पेशेंट को अपने सिम्टम्स में, वीजिंग में, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में, कफ में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो श्वास रोग है वो लंग्स में होता है, ये आप सबको पता है। एंड लंग्स का अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेद ओरिजिन क्या है, फ्रोथ ऑफ ब्लड, शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुसा, शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुसा। लंग्स का जो ओरिजिनेशन होता है वो फ्रोथ ऑफ ब्लड से होता है। ब्लड यानी कि रक्त एंड पित्त, दे आर आश्रय आश्रय भाव। तो इसीलिए जो विरेचन थेरेपी है
पित्त को अगर ट्रीट करेगी तो रक्त का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अनदर थिंग इज़ रोल ऑफ विरेचन इन स्किन डिजीज़, कामला, पांडु। देखिए, इसमें रक्त और पित्त की दुष्टि होती है, और जैसा कि हमने पहले कहा है कि रक्त एंड पित्त दे बोथ आर सपोर्टिव टू ईच अदर, बोथ आर आश्रय भाव। इसीलिए हम विरेचन थेरेपी करवाते हैं स्किन डिजीज़ में, कामला में, पांडु में, ताकि रक्त और पित्त दुष्टि दोनों ही दूर हो जाए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ विरेचन इन आम वात। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, जो आम वात है, जो आम है, सबसे पहले तो आम वात में आम का प्रोडक्शन होता है, वायु की दुष्टि होती है। आम का प्रोडक्शन होता कैसे है? जो हमारा पित्त स्थान होता है, जठराग्नि स्थान होता है, उस पे क्लेदक कफ का आवरण आ जाता है, जिसके कारण जितनी भी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं पाचक पित्त की, वो हैम्पर हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। इसीलिए हम विरेचन परफॉर्म करवाते हैं अपने पेशेंट पर, क्योंकि विरेचन इज़ कंसिडर्ड बेस्ट थेरेपी फॉर स्थानिक पित्त दोष। देखिए, जो आम वात में सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि विबंध हो गया, अनाह हो गया, कुक्षी शूल हो गया, ये क्यों होते हैं? ये वायु की प्रतिलोम गति से होते हैं, और इसी प्रतिलोम गति को स्टॉप करने के लिए हम विरेचन करवाते हैं, ताकि ये अनुलोम हो सके गति प्रतिलोम की जगह। और जबकि अगर हम वमन करवाएंगे तो वमन इन सिम्टम्स को एग्रवेट कर देगा। दूसरी और बात यह है कि विरेचन इज़ कंसिडर्ड बेस्ट थेरेपी फॉर पित्त दोषा, एंड इट हैज़ बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन कफ एंड वात दोष ऑल्सो। सो आचार्य चरक ने इसको एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट बताया है आम वात में। सेकेंड है इसके, जो आम वात है वो क्यों होता है? क्योंकि जो अग्नि, मंदाग्नि है, वो आम वात का इनिशिएटिंग फैक्टर है, एंड मंदाग्नि पर विरेचन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। मंदाग्नि इज द इनिशिएटिंग फैक्टर फॉर आम वात, एंड विरेचन हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द अग्नि स्थान। ठीक है, तो विरेचन वात और कफ को पैसिफाई करने के साथ साथ हमारे चैनल्स को, स्रोतों को क्लीन करता है, एंड हमारी जो वायु होती है उसकी प्रतिलोम गति को नॉर्मल करता है, उसका अनुलोमन करता है, और हमारी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड बेस्ट थेरेपी इन आम वात एज वेल। दोस्तों, ये तो हुआ विरेचन के कंसेप्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वमन के बारे में। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम, एक ऐसी थेरेपी जो प्रकोपित दोषों को एक्सट्रैक्ट करके ओरल कैविटी से बाहर निकालती है। हमारे जीआई ट्रैक में जो ड्यूडेनम से अपर ट्रैक है उसको क्लीन करती है। जो वामक द्रव्य होते हैं, या फिर वामक हर्ब्स हम जिसे कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं? ये उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, व्यवायी एंड विकासी होते हैं। वमन यानी कि वॉमिटिंग, जिसे हम इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कहते हैं, इसके क्या इंडिकेशंस रहते हैं? क्रॉनिक रनाइटिस, स्किन डिजीज़, अर्ली स्टेज ऑफ फीवर, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ब्रोंकाइटिस, सोर थ्रोट, गोइटर, डायबिटीज़। ये कई ऐसे इंडिकेशंस हैं जो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। ये सारे कंडीशंस में हम पेशेंट को वमन करवाते हैं। एक बात और नोटिस करने वाली है दोस्तों, कि जो वमन होता है वो हमेशा हम विरेचन से पहले करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वमन जो है वो कफ दोष का मेन ट्रीटमेंट बताया गया है, और वमन अगर हम जैसे नहीं करवाते, डायरेक्ट पेशेंट को विरेचन करवा देते हैं, अगर उसका कफ दोष प्रकोपित है, तो जितना भी प्रकोपित कफ होता है वो विरेचन के दौरान कोष्ठ में आ जाता है। क्योंकि विरेचन हमने जैसे पढ़ा है कि दोषों को चैनल से, स्रोतों से खींचकर कोष्ठ में लाके बाहर निकालता है, तो जितना भी कफ प्रकोपित है वो कोष्ठ में आ जाता है, एंड विरेचन प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन करता है, हैवीनेस कॉज करता है आपके एब्डोमेन में। तो इसीलिए अगर पेशेंट को कफज दोष बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो आप वमन कराएंगे, फिर विरेचन कराएंगे, डायरेक्टली विरेचन नहीं करवा सकते। इसके बाद देखते हैं विरेचन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। देखिए, जो बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, वेरी ओबीज़, वेरी लीन, चिल्ड्रन, एल्डरली, प्रेगनेंसी, डिप्रेशन,
जस्ट आफ्टर अनुवासन, जस्ट आफ्टर निमोनिया, प्लूरिसी, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, ऐसे कई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें हमें विरेचन नहीं करवाना चाहिए रोगी को। एंड विरेचन इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड फॉर एक्यूट कंडीशंस एंड डिबिलिटेटिंग डिजीज़, और इसके अलावा डिजीज़ ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऑफ अपर जीआई ट्रैक, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें भी वमन नहीं करवाना चाहिए। जो वमन हर्ब्स आचार्य चरक ने बताए हैं वो इस तरह हैं। रूट्स यानी कि मूलिनी, जिसका जो रूट्स प्रयोग करते हैं वो कौन से द्रव्य हैं? हेमवती, शनपुष्पी, बिंबी, इन द्रव्यों का हम मूल प्रयोग करते हैं फॉर वमन थेरेपी। फलनी यानी कि फ्रूट्स कौन से हैं? धामार्गव, इक्ष्वाकु, जिमूतक, कृतवेधन, मदन फल, कुटज, त्रपुष, हस्तिपर्णी। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे वमनोपग हर्ब्स। वमनोपग हर्ब्स क्या होते हैं? दीज आर द हर्ब्स जो वॉमिटिंग इंड्यूस करने में सपोर्टिव हर्ब्स होते हैं, जो मेन वामक द्रव्य के साथ दिए जाते हैं। इनमें जो प्रोमिनेंट होता है वो है वायु एंड अग्नि महाभूत। ये एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टमक में कॉज करते हैं जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। जो वामक द्रव्य होते हैं इसके साथ दिए जाते हैं वमनोपग हर्ब्स के साथ, ताकि वो इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, जिसके कारण वामक द्रव्य हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और अपना एक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और जो वमनोपग हर्ब्स हैं इनको वामक द्रव्य के साथ देने के और क्या बेनिफिट्स हैं? इनमें एक सूदिंग इफ़ेक्ट होता है जिससे वमन प्रोसेस में पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और उसके जीआई ट्रैक में इरिटेशन कम होती है। वमनोपग हर्ब्स होते हैं जैसे कि मधुक, कर्बूदार, कोविदार, कदम्ब, हिज्जल, बिंबी, शनपुष्पी, अर्क, अपामार्ग, मधु। तो ये सारे वमनोपग हर्ब्स होते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मिल्क, वैसे तो हम मिल्क या शुगर केन या यष्टि मधु, फांट, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं वमन करवाने में। तो मिल्क, शुगर केन, यष्टि मधु, फांट, दीज आर यूज्ड एज वमनोपग हर्ब। और मधु एंड मधुका भी मोस्टली वमनोपग हर्ब्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो वमन द्रव्य होते हैं ऑलमोस्ट उनका जो भी योग हम पेशेंट को देते हैं, जो भी हर्ब्स सेलेक्ट करके योग हम देते हैं पेशेंट को, उसमें मधु मोस्टली मिक्स करके देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो छेदन और उष्ण प्रॉपर्टी होती है इससे ये दोषों को खींच के बाहर ले आता है ओरल कैविटी के थ्रू। एंड लास्ट में लवण उदक, मतलब कि उष्ण जल में लवण मिलाकर पेशेंट को देना चाहिए ताकि जो बचे कुचे दोष हैं वो भी आमाशय में जो प्रेजेंट है वो भी निकल जाएं। वमन द्रव्य में मदनम, मधुक, निम्ब, जिमूतम, कृतवेधनम, पिपली, कुटच, इक्ष्वाकुन, एला, खामार्ग, वाणी च, जैसा कि चरक आचार्य ने सूत्र 2/7 में कहा है। आचार्य चरक ने 6 वमन द्रव्य बताए हैं जिसके 355 योग बताए हैं कल्प स्थान में। 6 वमन द्रव्य हैं मदनफल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, वत्सक, कृतवेधन। मदनफल के 133 योग हैं, जिमूतक के 39 योग हैं, इक्ष्वाकु के 45, धामार्गव के 60, वत्सक के 18 और कृतवेधन के 60 योग बताए हैं। इस तरह से 355 योग बताए हैं आचार्य चरक ने कल्प स्थान में। प्रीलिमिनरी प्रोसीजर फॉर वमन थेरेपी, इसमें अरेंजमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, सिलेक्शन ऑफ द डोसेज, डाइट बिफोर वमन, स्नेहन एंड स्वेदन बिफोर वमन, ये सारे स्टेप्स आते हैं। अरेंजमेंट्स में प्रिपरेशन फॉर द कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रेंड अटेंडेंट्स होने चाहिए जिन्हें हम परिचारक कहते हैं। 3 होने चाहिए वो, 1 टू गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट एंड अनदर जो पेशेंट के फोरहेड को सपोर्ट करे एंड उसकी बैक को प्रतिलोम गति में मसाज करे ड्यूरिंग वॉमिटिंग, एंड थर्ड टू चेक द वाइटल्स, बीपी, पल्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग द वेग ऑफ वॉमिटिंग। एंड इसके बाद आ जाता है
अपरेटस फॉर वमन, अपरेटस में जैसे कि वॉश बेसिन या सिंक होना चाहिए, ट्यूब्स होनी चाहिए, फ्लास्क होना चाहिए मेजरमेंट के लिए कि वमन का जो कंटेंट है वो कितना निकला है, एंड मेजरिंग ग्लास होना चाहिए, टावल्स होने चाहिए, बाउल्स, रबड़ कैथेटर होना चाहिए, स्पून, गैस स्टोव, वेसल्स फॉर मेडिसिन, वेइंग मशीन, ग्लव्स, स्फिग्मोमेमोमीटर अपने वाइटल्स चेक करने के लिए, बीपी चेक करने के लिए, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, एंड एरंड की स्टॉक होनी चाहिए या कमल के फूल की स्टॉक होनी चाहिए, जो अगर पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं आ रही तो वॉमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए, एंड पथ्य आहार होना चाहिए फॉर दीपन पाचन एंड संसर्जन कर्म। इसके बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपके पेशेंट को एसिड पेप्टिक डिसीज़ है, एपीडी है, तो आप उसको यष्टि मधु फांट वमनोपग हर्ब प्रयोग करेंगे टू इंड्यूस वॉमिटिंग। एंड सेकेंड इज यवागु। यवागु ऑल केसेस में आप प्रयोग कर सकते हैं। जिमूतक कषाय, जिमूतक कषाय इसमें इंडिकेशन है ब्रोंकियल एस्थमा में। एंड पित्त प्रकृति हो तो वचा अवॉइड करनी चाहिए। और एज पर रस एंड गुण जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि अगर कफ दोष प्रोमिनेंट होते ही है वमन में तो उसमें कटु तिक्त उष्ण वामक द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। पित्त दोष में मधुर तिक्त शीत वामक द्रव्य, वात दोष में मधुर लवण अम्ल उष्ण द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद और कौन से दोष में क्या कॉम्बिनेशन आप वमन द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं, वमन योग कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। अगर कफज दोष बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो उसमें आप मदन फल लेंगे, पिपली लेंगे, सैंधव लेंगे और उष्ण जल लेंगे एंड कृतवेदन लेंगे। सेकंड इज अगर पित्तज दोष प्रोमिनेंट है तो आप नीम, पटोल, वासा, शीतल जल और मदन फल, क्योंकि ये कषाय मधुर होता है, ये सब कॉम्बिनेशन में वमन का योग बनाएंगे। और इसके अलावा आप पित्तज में इक्ष्वाकु भी ले सकते हैं, धामार्गव ले सकते हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु जो है तिक्त शीत होता है, पित्त को पैसिफाई करता है, धामार्गव तिक्त होता है। वत्सक ले सकते हैं, वत्सक तिक्त कषाय शीत होता है। मदन फल, सिलेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ हर्ब। देखिए अगर आप मदन फल का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं वमन योग में तो आप कौन सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट को कफज ज्वर है, पीनस है, गुल्म है, अंतर्विद्रधि है, ग्रंथि है, ये सारे कफज दोष हैं, अपची है, कफज रोग है, अपची है, अर्बुदम, तमक श्वास, कफज छर्दी, परिशेकम, ये सारे परिसेकम, तो ये सारे अगर व्याधियाँ के साथ आपके पास पेशेंट आता है या इनमें से कोई भी व्याधि के साथ आपके पास पेशेंट आता है तो आप फल और पिपली का प्रयोग करेंगे, फल एंड पिपली ऑफ मदन फल। और फल मज्जा का प्रयोग सुखद शर्दनम के लिए होता है, सुखद वॉमिटिंग के लिए। और फल और पुष्प का प्रयोग भी सुखद शर्दनम के लिए होता है। इसके पाउडर की स्मेल से ही पेशेंट को वॉमिटिंग आ जाती है, ठीक है। फल एंड पिपली जो मैंने आपको सारे डिजीज़ बताए हैं, फल मज्जा फॉर सुखद शर्दनम एंड फल और पुष्प फॉर सुखद शर्दनम। एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के एग्जामिनेशन में हम उसके दोष और दूषय का एस्टिमेट लगाएंगे। एस्टिमेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट, वही दशविध आतुर परीक्षा, स्ट्रेंथ एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़। आप पेशेंट को पहले ही डिसीज़ के प्रोग्नोसिस के बारे में समझा देंगे कि वो क्योरेबल है कि नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ द वाइटल साइंस, सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वमन के लिए इंडिकेटेड है कि नहीं है, वम्य है या अवम्य है। और दोषों की अवस्था देखेंगे, जैसा कि आचार्य चरक ने बताया है कि दोष अगर बहुल दोष है, एक्सेसिवली एग्रावेटेड दोष है एंड निराम अवस्था है तो उस केस में शोधन चिकित्सा इंडिकेट करी है आचार्य चरक ने। एंड एग्जामिनेशन ऑफ द अदर फैक्टर्स, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, जैसे कि केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति, सामावस्था,
मीन्स ये सारा कुछ आपने एग्जामिन करना है। दशविध आतुर परीक्षा परफॉर्म करनी है पेशेंट पे बिफोर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ शोधन चिकित्सा ऑन द पेशेंट। डोसेज फिक्सेशन, आचार्य चरक ने कहा है कि पेशेंट की एक मुट्ठी में जितना मदन फल के सीड्स आ जाएं उतनी ही उसके वमन द्रव्य की डोज होगी। पेशेंट्स हैंडफुल सीड्स ऑफ मदन फल। शार्डंगदर ने कहा है क्वाथ की डोज है 100 to 200 ग्राम्स, चूर्ण की 10 ग्राम एंड कल्क की 10 ग्राम। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, सबसे पहले हमें स्नेहन एंड स्वेदन नहीं करवाना, उससे पहले हमें पाचन और दीपन करवाना है। देखिए कोई भी मेन प्रोसीजर वमन विरेचन जब हम पेशेंट पर परफॉर्म करते हैं तो हमें लगता है हमें सबसे पहले स्नेहन करवाना है और फिर स्वेदन कराना है, फिर मेन प्रोसीजर करवाना है। लेकिन जो बेटर रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए पेशेंट में तो उसका अच्छा तरीका यही है कि पेशेंट में आप दीपन एंड पाचन थेरेपी दीजिए पहले, क्योंकि आचार्य वाग्भट कहते हैं कि अगर दोषों को शोधन चिकित्सा के द्वारा शरीर से निकाला जाए इन द प्रेजेंस ऑफ आम अगर बॉडी में प्रेजेंस है और फिर भी हम दोषों को शरीर से शोधन चिकित्सा के द्वारा निकाल रहे हैं तो वो आम पेशेंट की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ग्लानि या विबंध जैसे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। तो इट इज़ बेटर to digest the arm with deepan and pashan औषधिस before the commencement of any kind of शोधन कर्म। जो ड्रग्स हैं जैसे कि चित्रक आदिवटी, शुंठी चूर्ण, अग्नि तुंडीवटी, ये हम पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उसका प्रॉपर पाचन एंड अग्नि दीपन हो सके बिफोर स्टार्टिंग द स्नेहपान। नेक्स्ट आता है स्नेहन एंड स्वेदन। आचार्य चरक ने स्नेहन की इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि जो स्नेहन होता है वो इस तरह से दोषों को लिक्विफाई करके कोष्ठ में लाता है जैसे कि एक ऑयल से ग्रीस से कोटेड वेसल, और उस ग्रीस कोटेड वेसल पर जिस तरह पानी की बूंदें ईजिली स्लिप होकर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं उसी तरह से जो दोष होते हैं ये दोष पानी के फॉर्म में अगर हम इमेजिन करें और ग्रीस कोटेड वेसल जो है उसे हमारी बॉडी इमेजिन करें तो अगर उस पर ग्रीस या ओलिएशन ना हुई हो तो दोष ईजिली स्लिप नहीं हो पाएंगे, लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे और वो कोष्ठ में आसानी से नहीं आ पाएंगे एंड बॉडी से फिर मेन प्रोसीजर के थ्रू इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए पहले स्नेहन किया जाता है ताकि हमारी बॉडी इंटरनली अच्छे से ओलिएट हो जाए एंड देन फिर स्वेदन किया जाता है ताकि इन दोषों को पानी की बूंदों की तरह पिघलाया जाए और फिर ये दोष इजीली लिक्विफाई होकर हमारे कोष्ठ में इकट्ठा हो जाते हैं एंड शोधन कर्म से बॉडी से इवैक्यूएट हो जाते हैं। तो स्नेहन जो होता है स्नेहपान हमें 3 to 7 डेज तक करवाना चाहिए टिल द पेशेंट अचीव सम्यक स्नेहन लक्षणा एंड देन 1 दिन का गैप रख के हमें पेशेंट को अभ्यंग करवाना चाहिए, एक्सटर्नल ओलिएशन एंड देन फॉर 2 to 3 डेज बाष्प स्वेदन करवाना चाहिए। इसके बाद है डाइटिक रेजिमेंट। दोस्तों बाष्प स्वेदन का क्यों करवाना चाहिए ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में इसकी इम्पोर्टेंस बता दी थी। डाइटिक रेजिमेंट में क्या होता है कि जो स्नेहपान है उसमें उस दौरान जब हम पेशेंट को इंटरनली ऑयल पिला रहे हैं तो उस दौरान डाइट क्या होनी चाहिए, लिक्विड लाइट फूड होना चाहिए जो वार्म होना चाहिए और अभिसंधि ना करे हमारे शरीर में और स्मॉल एंड सफिशिएंट क्वांटिटी में वो डाइट होनी चाहिए, ठीक है। और डाइट पेशेंट को तभी लेनी चाहिए जब उसको हंग्री फीलिंग आए, मतलब भूख लगे ऐसी फीलिंग आए एंड जिस दिन वमन कर्म हमने पेशेंट पर परफॉर्म करना है तो उससे 1 दिन पहले रात को पेशेंट को हैवी लिक्विड अभिसंधि आहार लेना चाहिए, कफ उत्क्लेशक आहार लेना चाहिए जो कफ दोष को एग्रावेट कर दे, बहुत ज़्यादा बढ़ा दे ताकि दोष ईजिली हमारे ओरल कैविटी से वॉमिटिंग के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाए विदाउट कॉजिंग एनी डिस्कम्फर्ट और पेन। इसमें हम पेशेंट को मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स एडवाइस कर सकते हैं, सीसम एडवाइस कर सकते हैं, ब्लैक ग्राम, कर्ड, जैगरी, फिश, मटन सूप, इट कैन बी गिवन टू द पेशेंट एंड जस्ट बिफोर द वमन कर्म, मॉर्निंग में अगले दिन वमन कर्म परफॉर्म करने से पहले पेशेंट शुड बी एम्प्टी स्टमक या फिर हम उसे घृत युवागो दे सकते हैं
और इसके बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पेशेंट का जो रात का आहार है वो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ होना चाहिए। सुबह प्रॉपर खाली पेट होना चाहिए, ठीक है, और खाली पेट होना चाहिए। उसके बाद हम फिर उसको यवागु दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट ऑन द डे ऑफ वमन कर्म। सबसे पहले वमन काउंसलिंग करेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले हम काउंसलिंग करेंगे बिफोर परफॉर्मिंग द वमन प्रोसीजर ऑन द पेशेंट। हम क्योंकि यूजुअली पेशेंट जो है, आजकल इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बहुत हैं, तो पेशेंट यूजुअली स्केर्ड होता है, डरा हुआ होता है, क्योंकि उसको मिस इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती वमन थेरेपी की और उससे होने वाले बेनिफिट्स की। इसीलिए उसको प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसीजर बताएंगे, पूरा डाइट रेजिमेंट बताएंगे कि क्या क्या डाइट्स फॉलो करनी होती हैं, एंड प्रोसीजर के बेनिफिट्स भी बताएंगे। एंड पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो प्रॉपर इस प्रोसीजर्स के रूल को फॉलो करे एंड प्रिकॉशंस को भी फॉलो करे विद प्रॉपर डिसिप्लिन टू गेट गुड रिजल्ट्स। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो वमन प्रोसीजर होता है, जैसा कि आचार्य ने बताया है, ये एक ऑस्पिशियस डे पे, एक मुहूर्त पे करना चाहिए। और उस दिन पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो हेड बाथ ले एंड विद फ्रेगनेंसेस वियर क्लीन एंड अनटोन क्लोथ्स, नए कपड़े डाले और भगवान को प्रार्थना करे बिफोर द बिगनिंग ऑफ द प्रोसीजर। एंड ड्यूरिंग वमन मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम, पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि अपना पूरा फोकस उस प्रोसीजर पर ही करे, वॉमिटिंग्स पर ही करे। उसको शांत रहना है, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे फैक्टर्स को एक साइड पे रखना है, इस तरफ उनको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। बिकॉज वमन जो है इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो उसको अपना फोकस सिर्फ वमन थेरेपी पर ही लगाना है। मेन प्रोसीजर में सबसे पहले आता है काल। वमन इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन पूर्वाहन काल इन द मॉर्निंग टाइम बिटवीन 6 to 8 AM, 6 से 8 बजे के बीच, जब कफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेटेड, प्रकोपित स्थिति में होता है, तब वमन देना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ जो वमन रूम होता है जिसमें हम पेशेंट को बिठा कर वमन देते हैं, वो वेल बिल्ट होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, एंड एयर जो है एक ही पैसेज से आनी चाहिए, क्योंकि उस रूम को हमें डस्ट पोल्यूशन, लाइट एंड नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह से प्रोटेक्ट करना होता है। पोजीशन ऑफ द पेशेंट को पहले टावल से ड्रेप कर देंगे, क्लीन टावल से, ताकि वमन द्रव्य से जो वो वॉमिटिंग करेगा उससे उसके कपड़े ना गंदे हो जाए। और सेकंड इसकी पेशेंट को वमन चेयर या वामक पीठ पर बिठाना चाहिए, और इस चेयर की जो हाइट होती है वो उसकी नी जॉइंट तक होनी चाहिए। एंड थर्ड इज़ एग्जामिनेशन ऑफ द वाइटल्स। पेशेंट का बीपी, पल्स एंड रेस्पिरेशन प्रोसीजर से पहले हमें नोट करने चाहिए, एंड बीपी, पल्स रेगुलर इंटरवल पर ड्यूरिंग प्रोसीजर भी नोट करते रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, जो वमन द्रव्य है वो पेशेंट को देने के बारे में आचार्य चरक क्या कहते हैं, सुश्रुत क्या कहते हैं, एंड अरुंधत क्या कहते हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि जो वमन द्रव्य होते हैं वो वमनोपग ड्रग्स क्वाथ के साथ देने चाहिए, वमनोपग द्रव्य क्वाथ के साथ वमक ड्रग्स देने चाहिए। आचार्य अरुंधत कहते हैं कि जैसे मिल्क है, शुगर केन जूस है, मांस रस है, वामक ड्रग्स की इनमें भावना देकर ये क्वाथ पिलाना चाहिए। जबकि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि क्षीर, इक्षु रस, ये वामक द्रव्य देने से पहले पेशेंट को पिला देने चाहिए, स्पेशली अगर पेशेंट वीक एंड ओल्ड हो तो। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वमनोपक द्रव्य। वमनोपक द्रव्य में यष्टि मधु फांट मोस्ट कॉमनली यूज होता है। एंड आचार्य चरक ने, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कि हैंडफुल ऑफ मदनफल सीड्स मेंशन किया है, इतनी डोज जो है मेंशन करी है, जो वमनोपग द्रव्य के क्वाथ में पेशेंट को सोख कर देनी है और फिर उस क्वाथ को पी लेना है। ठीक है, मतलब क्वाथ में जो मदन फल के सीड्स होते हैं वो डाल देने हैं और फिर उस क्वाथ को छान कर पी लेना है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ऑब्जर्वेशन आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही पेशेंट को आपने वमनोपग क्वाथ के साथ वामक द्रव्य पिला दिया, ठीक है, तो पेशेंट जो है उसको कंटिन्यूसली एंड केयरफुली ऑब्जर्व करना है
और वमन का वेग आने का वेट करना है। एंड वमन का जो वेग होता है वो यूजुअली एक मुहूर्त काल में आ जाता है, और अगर ना भी आए तो उसके टंग के बेस पर जो कमल नाल है या जो एरंड नाल है उससे या उसकी इंडेक्स फिंगर से वॉमिटिंग इंड्यूस करनी है। अब स्टेजेस क्या होती हैं वमन के वेग की? देखिए, सबसे पहले पेशेंट को फोरहेड पर पसीना आएगा। जब स्वेट आएगा तो आप समझिए कि दोष जो है लिक्विफाइड हो रहे हैं, अपनी लिक्विफिकेशन स्टेट में आ रहे हैं। फिर पेशेंट को थोड़ी सी हॉरिपुलेशन होगी, नोजिया जैसी फीलिंग होगी। इसका मतलब होता है कि जो दोष हैं स्त्रोतों से निकल के आमाशय में आ रहे हैं। फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होएगा, इसका मतलब कि जो स्रोत है आमाशय में आ चुके हैं। फिर उसके बाद उसको एक्सेस स्लाइवेशन होएगी, इसका मतलब ये है कि दोष आमाशय से निकलकर ऊपर की ओर माउथ में आ रहे हैं और ओरल कैविटी से वेग के थ्रू निकलने वाले हैं। एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द पेशेंट हमने पेशेंट की केयर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वमन वेग हमने पेशेंट की केयर कैसे करनी है? सबसे पहला आता है ललाट प्रतिग्रह। हमने पेशेंट का फोरहेड जो है उसको एक परिचारक जो है फोरहेड को सपोर्ट करेगा ताकि उसके नेक मसल्स पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। एंड दूसरा ये होता है इससे फ़ायदा कि जो वॉमिटस लिक्विड या द्रव्य जो बाहर निकलती है वॉमिटिंग, वो उसके नोज़ में ना चली जाए, तो इसलिए उसके फोरहेड को परिचारक को सपोर्ट करना है, क्योंकि वॉमिटिंग के थ्रू उसका फोरहेड आगे की तरफ बेंड होता है, तो उसको सपोर्ट करना है। सेकेंड इज़ पार्श्व उपग्रह, मतलब कि उसके बैक को सपोर्ट करना होता है ताकि उसके जो चेस्ट मसल्स हैं एंड साइड ऑफ चेस्ट है उसको सपोर्ट मिल जाए और मसल स्पाज्म जो है जो मसल स्पाज्म होने के चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग द फोर्स ऑफ वॉमिटिंग वो ना हो। तीसरा है पृष्ठ उन्मर्दना, मतलब कि हमने उसकी बैक को ऑपोजिट डायरेक्शन में जेंटल मसाज करनी है ताकि उसके मसल्स में एक कंफर्ट रहे, कोई स्पाज्म ना हो। और टाइम ईच वेग के टाइम हमने पल्स नोट करनी है, ब्लड प्रेशर नोट करना है, और इसके बाद वॉमिटिंग के वेग्स उसे आ रहे हैं और जो वमनोपग कषाय या क्वाथ जैसे मिल्क हो गया या फिर मांस रस हो गया या फिर यष्टि मधु आदि फांट हो गया, वो हमने उसको रेगुलर इंटरवल्स पर पिलाते रहना है और वो वॉमिटिंग करते रहेगा। ये तब तक पिलाते रहना है जब तक उसको पित्त जो है लास्ट में बाहर ना निकल जाए। और जब पित्त वॉमिटस में बाहर आ जाता है, मतलब पित्त को हम किस फॉर्म में लेते हैं, वॉमिटस जो होता है वॉमिटिंग जो होती है येलिश कलर की होती है, मतलब बाइल बाहर आ गया, मतलब पित्त बाहर आ गया, तब उसे हमने कषाय द्रव्य देना बंद कर देना है और उसकी केयरफुल असेसमेंट करनी है। हमें ऑब्जर्व करना है कि उसके लक्षण सम्यक लक्षण है, अति योग के लक्षण है या अयोग के लक्षण है। देखिए, सम्यक लक्षण में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। काल प्रवृत्ति, मतलब कि जो वेग होता है उसका ऑनसेट राइट टाइम पे, प्रिसाइज टाइम पे होता है। यथा क्रम दोषाहरणा, क्रम से दोष बाहर निकलते हैं, पहले कफ आता है, फिर पित्त आता है, फिर वात आता है, ठीक है। उसके बाद स्वयं अवस्था, अपने आप ही ये वॉमिटिंग स्टॉप हो जाती है, स्टॉप ऑन इटसेल्फ। हृदय शुद्धि, लाइटनेस इन चेस्ट, पार्श्व शुद्धि, लाइटनेस इन द साइड्स ऑफ चेस्ट, लाइटनेस इन हेड, मूर्ध शुद्धि, कफ संसरेव छा स्थिते, मतलब एक्सेसिव जो स्लाइवेशन है वो स्टॉप हो जाती है, चैनल क्लीन हो जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स क्लीन हो जाते हैं, इंद्रिय शुद्धि हो जाती है, स्रोत शुद्धि और दौर्बल्य, ठीक है। स्लाइट वीकनेस होती है, पेशेंट को लाइटनेस होती है, पूरी फीलिंग ऑफ लाइटनेस ऑल ओवर द बॉडी, वेट लॉस, और इसके अलावा कंठ शुद्धि होती है, क्लियरिंग ऑफ थ्रोट एंड अनति महति व्यथा, मतलब कि कोई भी किसी भी किस्म का उसको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। अति योग के लक्षण क्या होते हैं? फ्रोदी वॉमिटिंग होती है एंड कई बार वॉमिटिंग में ब्लड भी आता है एंड एक्सेसिव प्यास, एक्सेसिव थर्स्ट लगती है। एंड इसके बाद मोह एंड मूर्छा, कन्फ्यूजन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड इसके बाद आ जाता है वात प्रकोप हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन, लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, पेन इन चेस्ट रीजन, पेन इन थ्रोट, ये डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज, भ्रम होता है, तम होता है, पित्त आदि योगा, मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ पित्त। एंड वैसे तो इसमें एक लास्ट कॉम्प्लिकेशन में मृत्यु, डेथ भी बताया हुआ है अति योग में। ऑब्जर्वेशन ऑफ अयोग लक्षण,
इसमें होता है कि जो वॉमिटस होती है या वेग होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं, अप्रवृत्ति, हृदय अशुद्धि, इनसफिशिएंट क्लीनिंग ऑफ चेस्ट, इनसफिशिएंट क्लीनिंग ऑफ चैनल्स, हैवीनेस इन द बॉडी, स्किन पे इरप्शंस आ जाते हैं, सफोट, कोट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरप्शंस ऑन द स्किन, और एक्सपल्शंस आउट थ्रू द एनल कैनाल, प्रतिलोम प्रवृत्ति होने लगती है। जो मटेरियल होता है, जो वॉमिटस मटेरियल ओरल कैविटी के थ्रू बाहर आना होता है, वो एनल कैनाल के थ्रू प्रतिलोम गति में आने लगता है। एक्सपल्जन आउट ओनली मेडिसिन, मतलब कई बार पूरा वॉमिटिंग मटेरियल कषाय वगैरह बाहर नहीं आता, सिर्फ जो मेडिसिन होती है, वमक द्रव्य का जो योग होता है वही बाहर आता है। एंड वेग विबंध, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉमिटिंग, इचिंग, एक्सेस लाइवेशन, फीवर, ये सारे होते हैं। और इसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ शुद्धि लक्षण। इसमें आचार्य कहते हैं कि जो अवर शुद्धि होती है उसमें 4 वेग आते हैं, मध्यम शुद्धि में 6 वेग आते हैं एंड प्रवर शुद्धि में 8 वेग आते हैं। इसको कैटेगराइज किया गया है वेगिकी के अंडर। अवर शुद्धि में एक प्रस्थ मतलब 648 ml, एंड मध्यम शुद्धि में 1.5 प्रस्थ आता है 972 ml, ठीक है, 972 ml। एंड प्रवर शुद्धि में आता है 2 प्रस्थ मतलब कि 1296 ml। इसको मानिकी के अंडर लिया गया है। एंड अंतकी के अंडर है कि लास्ट में पित्त निकलता है तीनों प्रकार की शुद्धियों में। लैंगिकी के अंडर क्या लिया गया है, अपीयरेंस ऑफ सम्यक लक्षण ऑफ वॉमिटिंग। पोस्ट प्रोसीजर, पश्चात कर्म में हम क्या करते हैं, धूमपान। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वमन, हैंड, फीट, फेस ऑफ द पेशेंट अच्छे से वॉश कर लिए जाते हैं वार्म वाटर से, एंड उसको धूमपान के लिए रेडी किया जाता है। धूमपान क्यों करा जाता है, क्योंकि जो बचा कुचा कफ है अंदर बॉडी के वो अच्छे से रिमूव हो जाए, ठीक है। इसमें हम स्नेहिक धूमपान वातज प्रकृति वाले रोगी को करवाते हैं, जिसमें हम एक वर्ती प्रिपेयर करते हैं वसा, घृत एंड जीवनीय गण की, ठीक है। विरेचनिक धूमपान हम करवाते हैं पित्त और कफज प्रकृति वाले रोगी को, जिसमें वर्ती इस मेड अप ऑफ ज्योतिषमती, मनशिला एंड अगरू। मैं आपको हर्ब्स भी बता रही हूँ धूमपान की वर्ती प्रिपेयर करने के लिए। एंड शमनीय या प्रयोगिक धूमपान हम सम दोष प्रकृति और हेल्दी पर्सन के लिए सिलेक्ट करते हैं, जिसमें वर्ती इस मेड अप ऑफ प्रियंगु, जटामांसी, सर्जरस एंड गूगल। ये आपको सारा स्टडी मटेरियल में मिलेगा, आप बस ध्यान से सुनिए। संसर्जन कर्म लास्ट में परफॉर्म करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वमन के व्यापक क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वमन। सबसे पहले होता है आधमान। इसका क्या कॉज होता है, जब हम बहुदोष और अति रूक्ष, मंदाग्नि और उदावर्त वाले पेशेंट में अल्प मात्रा में औषध देते हैं। इसमें बैक में पेन होती है, साइड्स में, हेड में पेन होती है, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लैटस, गैस पास नहीं होती है, और फीसेस या यूरिन ये पास नहीं होते हैं। इसको कहते हैं आधमान। चिकित्सा इसमें है अभ्यंग करवाइए, स्वेदन कराइए, वर्ती, निरु, अनुवासन वस्ती एंड ऑल उदावर्त हर कर्म करवाने चाहिए। परिकर्तिका, जब हम परिकर्तिका इसका निदान क्या है, जब हम ऐसे पेशेंट को स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग वामक द्रव्यों का योग दे देते हैं जिसका अल्प बल हो, मृदु गोष्ठ हो एंड जो अति स्निग्ध हो, एंड इसमें सिवियर पेन होती है विथ स्लिमी एंड ब्लडी डिस्चार्ज होता है डिफिकेशन के टाइम पे। इसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, वैसी ही चिकित्सा करनी चाहिए जो हम आम अवस्था में चिकित्सा करते हैं, और लंघन, पाचन, रूषण, उष्ण, लघु भोजन करना चाहिए। परिस्राव, परिस्राव मतलब कि अल्प मात्रा और अल्प वीर्य औषध देते हैं इन बहुदोष अवस्था पेशेंट। तो ध्यान रखिए, बहुदोष है तो औषध स्ट्रॉन्ग दीजिए, अगर अल्प दोष है तो औषध मृदु दीजिए। लक्षण इसमें क्या आते हैं, अग्नि नाश होती है, मंदाग्नि है, और मतलब बहुदोष को अल्प औषध दे दी है तो पेशेंट को शिवरिंग होगी, अरुचि होगी, पांडु होगा और अग्नि नाश होगी। चिकित्सा है कि इसकी शमन चिकित्सा करनी चाहिए। अगर जो भी डिजीज़ के सिम्टम्स, ये जो प्रॉब्लम है इसके सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग शमन चिकित्सा करनी चाहिए। वॉमिटिंग इंड्यूस करनी चाहिए, उसका स्नेहन करवा के उसको तीक्ष्ण विरेचन करवाना चाहिए। आसफ अरिष्ट शोधन के बाद प्रयोग करवाने चाहिए। हृदय रोग, हृदय रोग में क्या होता है, जब औषध लेने के बाद वेग जो है वो निग्रह, वेग नहीं आता, तो उस केस में हिकअप्स होते हैं, कफ होता है, पेन इन साइड्स
थोरैसिक कैविटी के साइड्स पे पेन होती है, एक्सेसिव सलाइवेशन होती है, टंग बाइटिंग होती है, अनकॉन्शियसनेस, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, भ्रम होता है, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज़। तो ऐसे केस में जो चिकित्सा होती है इमीडिएटली वमन करवाना चाहिए। और पित्तज के लिए हमें मधुर औषध देनी चाहिए पित्तज मूर्छना के केस में, और कफज मूर्छ के केस में हमें कटु औषध देनी चाहिए। और बाद में हमें दीपन पाचन थेरेपी करवानी चाहिए पेशेंट को। पित्तज मूर्छा और कफज मूर्छा को हम क्या मीनिंग में लेते हैं कि अगर पेशेंट को मूर्छा हो गई, मोह हो गया, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज, अनकॉन्शियसनेस एंड पित्त दोष उसमें डोमिनेंट आपको लग रहा है तो मधुर औषध दीजिए। कफ दोष ऐसी कंडीशन में उसको डोमिनेंट लग रहा है तो कटु औषध दीजिए। अंगग्रह मतलब कि आफ्टर टेकिंग मेडिसिन अगर पेशेंट अपने वेग को सप्रेस कर लेता है तो इससे क्या होता है कि सभी चैनल्स जो है कफ से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। एंड उस केस में हमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं, पेशेंट को पेन होती है, स्टिफनेस होती है, बहुत चुभने जैसी पेन होती है, प्रिकिंग पेन, ट्विचिंग पेन। और ऐसे केस में स्नेहन स्वेदन और वात उपकरण जैसी चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब वात शमन चिकित्सा करनी चाहिए। जीवादान में निदान क्या होता है, जब हम मृदु कोष्ठ और लघु दोष वाले पेशेंट को अति तीक्ष्ण औषध दे देते हैं, इसमें वॉमिटस में ब्लड आने लगता है, तो ऐसे केस में रक्त बस्ती, शीत बस्ती, पिच्छा बस्ती, अनुवासन विद घृत मांड ये देना चाहिए। एंड विभ्रंश में अति योग ऑफ वमन जब हम करवा देते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग औषधि दे देते हैं अल्पोबल वाले पेशेंट को, तो उसका रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। ऐसे में रेक्टम जो है वो हमें मैनुअली इंसर्ट करना पड़ता है। एंड उसको अगर वो बहुत ज़्यादा उसमें स्टिफनेस है तो कषाय रस वाले द्रव्य में से उसको वॉश करके अच्छे से उसको अंदर इंसर्ट कर देना चाहिए। एंड फर्दर ट्रीटमेंट ये सिम्टम्स के व्याधि की अवस्था के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। एंड स्तंभ में क्या होता है इसका निदान, जब पेशेंट जो है स्निग्ध औषध ले लेता है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है गुदा स्तंभ हो जाता है, गुदा शूल होता है। इसकी चिकित्सा क्या है, लंघन, तीक्ष्ण वस्ती एंड विरेचन। ऐसे कई उपद्रव हैं, जैसे कि अगर रुक्ष पेशेंट को रुक्ष औषध दे दी जाए, पेशेंट रुक्ष है, शरीर रुक्ष है, उसका अल्पोबल वाली औषध दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्तंभन, मूर्छा एंड सर्वगात्र शूल होता है, बॉडी एक्स होती है। तो ऐसे में स्नेहन स्वेदन और वाथर विधि अपनानी चाहिए। तो इस तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस और इनके मैनेजमेंट बताए गए हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ वमन की कारमुकता, वामक द्रव्य कैसे हमारी बॉडी में अपना एक्शन करते हैं और वॉमिटिंग को कैसे इंड्यूस करते हैं, आइए जानते हैं। जो वामक द्रव्य होते हैं वो उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। और इनका उष्ण वीर्य होने के कारण जैसे ही हम पेशेंट को वामक द्रव्य देते हैं, ये हमारी बॉडी में सबसे पहले हृदय की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से सभी धमनियों में, सभी माइक्रो एंड मैक्रो चैनल्स में, स्रोतों में जाकर जहाँ पर दोष जमे पड़े होते हैं वहाँ जाकर फैल जाते हैं और अपने आग्नेय प्रॉपर्टी के कारण ये दोष को लिक्विफाई करते हैं और अपनी तीक्ष्ण प्रॉपर्टी के कारण दोषों को लिक्विफाई करने के बाद ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जो दोष होते हैं जो लिक्विफाइड होते हैं एंड स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो डिफरेंट चैनल्स से कोष्ठ में आते हैं, ठीक है। तो जो चैनल्स होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो स्निग्ध होते हैं, क्योंकि हमने वमन से पहले स्नेहन थेरेपी परफॉर्म करी होती है पेशेंट पर, इंटरनल ओलिएशन जिसे हम कहते हैं। तो स्निग्ध स्रोत से दोष जो होते हैं स्लिप होकर कोष्ठ में आ जाते हैं और आमाशय में एंटर होने पर ये आमाशय में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर उदान वायु से ये स्टिमुलेट होकर, मतलब उदान वायु इस दोषों पर एक्ट करती है और इन दोषों को मुख मार्ग के थ्रू बाहर निकालती है। और इस तरह से जब ये दोष मुख मार्ग से बाहर निकलते हैं, इस प्रोसीजर को हम वमन कहते हैं। ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ वमन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन करिए ताकि हम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करें। एंड आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर पेश करिए हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग। थैंक यू, नमस्कार।